स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पर मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि देख पा रहे होंगे थंबनेल में, डेली करेंट अफेयर्स 19 जून 2024 और यह ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। साथ में स्टैटिक जीके भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से जो है हम करेंट अफेयर्स पढ़ाते हैं ताकि जो है आगे आने वाले एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है लगातार रेगुलर पढ़िएगा करेंट अफेयर्स और बहुत कम समय में, ठीक है। तो और किसी भी मेन एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी टीचर का या किसी भी जो है बड़े बड़े दिग्गज का जो है आप लोग 5-5 घंटा लेक्चर मत देखिएगा, ठीक है। ज़्यादा से 5-5 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए, उससे बढ़िया रहेगा। लेकिन 5-5 घंटा का लेक्चर देखिएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाइएगा। लेक्चर 2 से 3 दिन याद रहेगा, उसके बाद भूल जाइएगा, ठीक है। तो आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। आज की मोटिवेशनल कोट्स देखिएगा, ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो, ठीक है। दुनिया में जो है ऐसा कोई भी मंजिल नहीं है जहां पहुंचने का रास्ता ना हो, लेकिन आप जो है उस जो मंजिल पाना चाहते हैं उस मंजिल की तरफ मेहनत करना होगा। उस मंजिल के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। सभी मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं, बस आपको ठानना होगा और उसके साथ साथ करना होगा, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम कीजिएगा, तभी जो है आपको गोल को अचीव कर पाइएगा, ठीक है। तो आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं 19 जून 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। आज का क्वेश्चन जो है बहुत जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, हाल ही में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला दूसरा देश कौन सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? सिप्री रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो ऑप्शन सी चीन होगा, दूसरा देश चीन होगा। सिप्री रिपोर्ट कहाँ से आता है? तो सिप्री रिपोर्ट जो है स्टॉकहोम के स्वीडन से आता है, ठीक है। सिप्री रिपोर्ट कहाँ से आता है? स्टॉकहोम के स्वीडन से। इस रिपोर्ट में जो है क्या दिखाया जाता है? तो सैन्य खर्च, कौन सा देश अपने सेना के ऊपर कितना खर्च कर रहा है, कितना व्यय कर रहा है, ठीक है, सैन्य खर्च। और इसके अनुसार जो है सिप्री रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में जो है 9 परमाणु हथियार वाले देश है, ठीक है। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में जो है कितने परमाणु हथियार वाले देश है? तो 9। कौन? जिसमें 5 वीटो पावर वाले देश और 4 जो है भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, ठीक है। 5 वीटो पावर में कौन कौन? तो यूएसए, यूके और फ्रांस, रसिया, चाइना, ठीक है। यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना, जिसके पास जो है परमाणु हथियार है। और उसके अलावा 5 के अलावा 4 जो हो गया, जैसे भारत, 6ठा भारत, 7वां पाकिस्तान, 8वां इजराइल और 9वां नॉर्थ कोरिया। तो 9 देश के पास परमाणु हथियार है, ठीक है। किसके अनुसार? तो सिप्री रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है रहेगा। इसके अनुसार जो है परमाणु हथियार में इस बार 2024 में इसके अनुसार सिप्री रिपोर्ट के अनुसार जो आया है, इसमें कितना % जो है निवेश हुआ है? तो 33%, ठीक है। सर्वाधिक खर्च कौन किया है? सर्वाधिक खर्च परमाणु हथियार में कौन किया है? तो यूएसए, और दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर रसिया, ठीक है। बताइएगा भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार है? तो 172 परमाणु हथियार है सिप्री रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। यह रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले उससे पहले और देख लेते हैं। जैसे देखिएगा जितने भी इम्पोर्टेंट चाइना है, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? तो चाइना है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? चाइना है। और सर्वाधिक घाटा भी जो है इन्हीं के साथ है, चाइना के साथ, ठीक है। अब बताइएगा परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जब परमाणु हथियार के बारे में चर्चा हो रहा है तो बताइएगा परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे, ठीक है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। बताइएगा परमाणु बम बनाने वाला कौन थे? तो ओपेनहाइमर, ठीक है। कौन थे? ओपेनहाइमर, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन देख लीजिएगा। परमाणु भट्टी में नियंत्रक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, परमाणु भट्टी में नियंत्रक के रूप में किसका उपयोग करते हैं?
तो कैडमियम और बोरोन छड़ का, ठीक है, नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरोन छड़ का। और अगला देखिएगा, मंदक के रूप में किसका करते हैं, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो भारी जल या ग्रेफाइट का, ठीक है, भारी जल या ग्रेफाइट का। और परमाणु भट्टी में जो है ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम का, ठीक है, यूरेनियम का। तो इसको ध्यान रखिएगा जितने भी बताएं। और जो है कुछ प्रमुख जो है संयंत्र देख लीजिएगा, कौन सा राज्य में कौन सा परमाणु संयंत्र स्थापित है। देखिएगा तारापुर जो है परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है, तो महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है, महाराष्ट्र में। केगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है, तो कर्नाटक में। कुडनुकुलम या कल्पक्कम किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में, ठीक है। कुडनुकुलम और कल्पक्कम किस राज्य में, तमिलनाडु में। नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो यूपी में। और काकड़ा पार जो है ये गुजरात में, ठीक है। तो जितने भी परमाणु संयंत्र अलग अलग राज्यों में हम बता दिए, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्राकृतिक बहाली कानून किसने अपनाया है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्राकृतिक बहाली किसने अपनाया है, तो यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय संघ जो है यह अपनाया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसका जो है अर्थ होता है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं, ठीक है, मतलब जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे हो गया जंगलों की कटाई, तो फिर से जंगल लगाना, ठीक है, फिर से जंगल लगाना। और बहुत सारे जैसे आर्द्र भूमि वाले क्षेत्रों में पानी सूख गया है, तो उसमें फिर से पानी डालना, ठीक है। इसको मतलब इसका यूएन पारित किया गया है, मतलब यूरोपीय संघ जो है यह पारित किया है कि प्राकृतिक परितंत्र को पुनः बहाली करना, ठीक है, प्राकृतिक परितंत्र को पुनः बहाली करना, ठीक है। जैसे कि बता रहे हैं जंगल को वापस उगाना, दलदली भूमि में पानी वापस लाना, ठीक है। और यूरोपीय संघ में जो कुल 27 देश है उसमें 20 देश पक्ष में वोट किए हैं और बाकी 7 देश जो है विपक्ष में, ठीक है। 20 देश चाहते हैं कि हाँ इसके पक्ष में हो, मतलब फिर से जंगल लगाया जाए और फिर से जो है दलदली भूमि में पानी वापस लाया जाए, ठीक है। और प्रकृति के साथ जो है छेड़छाड़ नहीं किया जाए। जो है विज्ञान सीमित है लेकिन प्रकृति सीमित नहीं, प्रकृति के मतलब जितना भी देन है सभी प्राकृतिक का है, ठीक है। विज्ञान कुछ हद तक सही है लेकिन विज्ञान जो है सीमित है, प्रकृति के सामने कुछ नहीं है, विज्ञान भी फीका पड़ जाता है प्रकृति के सामने में, इसलिए जो है प्रकृति के साथ साथ छेड़छाड़ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हाल ही में सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले CHAAC मिशन का संबंध किससे है, तो सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले CHAAC मिशन का संबंध किससे है, तो चीन से। आप लोग सोच रहे होंगे कि CHAAC मिशन क्यों पढ़ रहे हैं, सीधा कैश मिशन बोल दे, लेकिन कैश मिशन नहीं होगा, CHAAC मिशन होगा, क्योंकि कैश आप चेज बोल सकते हैं या कैश बोल सकते हैं, लेकिन चेज भी नहीं कह सकते हैं ना ही कैश बोल सकते हैं, क्योंकि चीन में इसे जो है ये चीन का मिशन है, इसलिए जो है चीन का मिशन है इसलिए इसे जो है सी ही कहते हैं, ठीक है। चीन में इसे क्या कहते हैं, सी ही, और इसका अर्थ होता है सूर्य का देवी, ठीक है। सी ही का अर्थ होता है सूर्य का देवी और चीन में इसे सी ही कहा जाता है, इसलिए हम लोग चेस नहीं बोल सकते हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि चीन का है, चीन का मिशन है, इसलिए इसे सी ही कहते हैं। बताइएगा ये किस लिए जो है इसे लॉन्च किया जा रहा है, तो सूर्य अपने अक्ष पर जो है 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, आप लोग सभी जानते हैं सूर्य अपने अक्ष पर 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, इसी का अध्ययन करेगा, ठीक है। और अगर फुल फॉर्म याद रख लेते हैं तो फिर चेज या कैश कुछ नहीं बोल सकते, फुल फॉर्म इसका होगा सी से चाइना और एच से एच होगा और ए से अल्फ़ा, ठीक है। चाइना हच अल्फ़ा सोलर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लोरेशन, चाइना हच अल्फ़ा सोलर एक्सप्लोरेशन, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन है, तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन है, तो ऑप्शन बी विनोद गनात्रा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा ये विनोद
गनात्रा जो है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहले भारतीय है। ठीक है, देखिएगा नेल्सन मंडेला का कौन सा बुक है, तो नेल्सन मंडेला का बुक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, नेल्सन मंडेला का कौन सा बुक है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसको याद रखिएगा। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसका बुक है, तो नेल्सन मंडेला का। बताइएगा साउथ अफ्रीका देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, तो नेल्सन मंडेला। ठीक है, साउथ अफ्रीका देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने, तो नेल्सन मंडेला। और इनका पार्टी का नाम क्या है, तो अफ्रीकन नेशनल पार्टी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पहली बार कौन से बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास आयोजन की घोषणा हुई है, तो पहली बार जो है कौन सा, हाल ही में भारत ने पहली बार कौन से बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है, तो ऑप्शन जो है आगे है, नेक्स्ट में देख लीजिएगा। तरंग शक्ति अभ्यास। ठीक है, पहली बार मतलब शक्ति अभ्यास कौन सा है, तो तरंग शक्ति अभ्यास, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, और इसमें जो है भारत तरंग शक्ति अभ्यास या जो अगस्त माह 2024 में शुरू होगा। ठीक है, तरंग शक्ति अभ्यास जो है कब शुरू होगा, अगस्त माह के 2024 में शुरू होगा। ठीक है, बताइएगा हाल ही में रेड फ्लैग अभ्यास कहाँ हुआ है, तो यूएसए के अलास्का में। ठीक है, रेड फ्लैग अभ्यास कहाँ हुआ है, तो यूएसए के अलास्का में, जो कि उसमें कौन कौन भारत की तरफ से शामिल हुआ है, तो राफेल हुआ है, I-17 हुआ है, I-17 ग्लोब मास्टर और I-78। ठीक है, I-78 का उपयोग जो है हवा में फ्यूल भरने के लिए किया जाता है। ठीक है, I-78 का उपयोग हवा में ही फ्यूल भरने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए जितने भी इम्पोर्टेंट अभ्यास है युद्धाभ्यास देख लेते हैं। तो तरंग शक्ति अभ्यास जो है कब होगा, अगस्त माह के 2024 में। और रेड क्लिफ अभ्यास वर्तमान समय में कहाँ हुआ है, तो यूएसए के अलास्का में। ठीक है, देखिएगा कुछ इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास। डस्टलीक अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच होता है, तो इंडिया, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। डस्टलीक अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। ठीक है, टाइगर ट्रम्प जो है किन दो देशों के बीच, तो भारत और यूएसए के बीच, भारत और यूएसए के बीच टाइगर ट्रम्प। शक्ति अभ्यास 2024 कहाँ हुआ, तो उमरोई मेघालय में हुआ। और किन दो देशों के बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, 2024 में कहाँ हुआ, उमरोई मेघालय में। और ये जो है किन दो देशों के बीच, तो भारत और फ्रांस के बीच। एक था अभ्यास और एक्यूबेरिन, एक था अभ्यास या एक्यूबेरिन अभ्यास किन दो देशों के बीच, तो भारत और मालदीव के बीच। ठीक है, एक था अभ्यास और एक्यूबेरिन भारत और मालदीव के बीच। अब बताइएगा संप्रीति या बोंगो सागर, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, संप्रीति युद्ध अभ्यास या बोंगो सागर, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच। और वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच। ठीक है, और नोमडेक एलिफेंट जो है युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच, तो इंडिया और मंगोलिया के बीच। ठीक है, धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन किन दो देशों के बीच, तो भारत और जापान के बीच। और मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच। तो जितने भी इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास था हम बता दिए, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन ऑप्शन ए कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ऑप्शन ए कर्नाटक। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और ये किनके द्वारा शुरू किया गया है, तो राज्यपाल, कर्नाटक के राज्यपाल शुरू करने वाले हैं, जो कि थावरचंद गहलोत है। ठीक है, कर्नाटक के राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत। और ये इनके द्वारा शुरू किया गया है। और इस बार का थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है, इस बार इसका थीम क्या है राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का, तो स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है, और बताइएगा जितने भी अभी इम्पोर्टेंट राज्य में सीएम बने हैं, बताइएगा उड़ीसा के सीएम कौन बने हैं, तो मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के सीएम कौन बने हैं, मोहन चरण मांझी। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम तो पेमा खांडू। और आंध्र प्रदेश के सीएम तो चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। और सिक्किम के जो है प्रेम सिंह तावांग।
ठीक है, प्रेम सिंह तवांग। तो ये चारों जो है इम्पोर्टेंट है, और तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा आप लोग एक क्वेश्चन योग से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 से हुआ था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हाल ही में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला राज्य कौन सा है? तो ड्यूटी के दौरान अपने जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक जो है 1 करोड़ रुपया का बीमा अपने ड्यूटी के दौरान अगर कर्मचारियों डेथ हो जाता है तो उसे 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, ठीक है। और अगर जो है सर्विस के दौरान बीमारी से मौत होती है तो 10 लाख रुपया दिया जाएगा, ठीक है। और ये रोड एक्सीडेंट में जो है, ड्यूटी के दौरान रोड एक्सीडेंट में 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी कर्नाटक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हाल ही में दिवंगत हुए इसरो के वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का संबंध किससे था? तो दिवंगत हुए इसरो के वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का संबंध चंद्रयान फर्स्ट से था, ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। बताइएगा, ऑप्शन ए में आदित्य L1 जो मिशन है किससे लॉन्च किया गया है? तो PSLV C57 से। और मंगलयान किससे लॉन्च किया गया है? तो PSLV C25 से, ठीक है। आदित्य L1 PSLV C57 से और मंगलयान PSLV C25 से। और एक्सपोसेट जो है ये PSLV C58 से, ठीक है। तो बताइएगा, चंद्रयान फर्स्ट जो है इसरो के वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का संबंध चंद्रयान फर्स्ट से था। बताइएगा, चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? तो कब लॉन्च हुआ? तो 14 जुलाई 2023 को, और ये 23 अगस्त 2024 को सॉफ्ट लैंडिंग किया था, ठीक है। बताइएगा ये जो है कौन सा रॉकेट के द्वारा? तो GSLV MK3 M4, ठीक है, GSLV MK3 M4 के द्वारा यह लॉन्च किया गया। इस रॉकेट को बाहुबली भी कहते हैं, और जहाँ सॉफ्ट लैंडिंग किया जिस पॉइंट पे उसे शिव शक्ति पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट। बताइएगा, इसमें कौन सा लैंडर का नाम क्या था और रोवर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हाल ही में हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ऑप्शन डी 18 जून। 18 जून को जो है हेट स्पीच मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 मनाया गया है, ठीक है। हेट स्पीच का अर्थ होता है किसी भी धर्म के बारे में भला बुरा नहीं कहना, ठीक है। किसी भी धर्म के बारे में भला बुरा नहीं कहना, यही जो है हेट स्पीच है। मतलब कोई देखते होंगे बहुत सारे जो है नेता या बहुत सारे जो है किसी भी धर्म वोट के लिए जो है किसी भी धर्म के बारे में भला बुरा कहता है, तो उसी को जो है हेट स्पीच कहते हैं, किसी भी धर्म के बारे में भला बुरा ना कहना, ठीक है। और इस बार इसका थीम क्या है? तो हेट स्पीच जो है, हेट स्पीच को रोक सकता है कौन? तो युवा। इस बार थीम है यूथ पावर, ठीक है। मतलब युवा जागरूक होगा तो इसे रोक सकता है, ठीक है। तो इस बार हेट स्पीच का थीम है यूथ पावर, ठीक है। आइए कुछ प्रमुख दिवस देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट डे। देखिए, वर्ल्ड मिल्क डे जो है कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को, ठीक है। और वर्ल्ड ओशन डे तो 8 जून को। और इंटरनेशनल ओलंपिक डे तो 23 जून को, ठीक है। और वर्ल्ड जो है बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? तो 3 जून को, ठीक है। वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को। और वर्ल्ड जो है फूड सेफ्टी डे 7 जून को, ठीक है। और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो 15 जून को। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून, वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून, और वर्ल्ड ओशन डे 8 जून, और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 15 जून, और इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, जितने भी इम्पोर्टेंट डे था हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हाल ही में मांस खाने वाले बैक्टीरिया का प्रकोप कहाँ देखा गया है? तो ऑप्शन है जापान में जो है मांस खाने वाले बैक्टीरिया का प्रकोप देखा गया है। इस बीमारी का नाम है STSS, ठीक है। ये मांस खाने वाली बैक्टीरिया है, इससे जो है यह केस 1000 मिल चुका है जापान में, ठीक है।
ये जो है धीरे धीरे मांस को खा जाता है, ठीक है। और इसका जो है 1000 केस जापान में मिल चुका है। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। और आप लोग जो है शाम को जो है 5 बजे सेट लगा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। 5 से 6 सेट लगाया जाता है और 6 से 7 ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, जिसमें एनसीईआरटी सार संग्रह और रेलवे समान अध्ययन और रेलवे समान विज्ञान कराया जाता है। तो आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं। यही यूट्यूब चैनल चाणक्य नीति क्लासेस पे सभी वीडियो अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।